हाँ भाई दोस्तों, आ गए। सविता, कृष्णा, गौरी। चलिए, अपन लोग पढ़ रहे हैं चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। बहुत अच्छा चतुर्भुज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है भाई। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आप सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज पढ़ाया था और पैरेललोग्राम की बेसिक बेसिक सी थ्योरी भी बताई थी। ठीक है ना। चलिए, आज हम उसी पर बेस्ड आगे के और कंसेप्ट को जानेंगे पैरेललोग्राम के ही बारे में। जैसे मेरे दोस्तों, आपके सामने ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, प्यार से सुनिएगा। जैसे भैया, आपके सामने स्टूडेंट से पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। देखिए, अगर आप गौर से देखो तो स्क्वायर भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है कि स्क्वायर में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आयत भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की सारी बातें स्क्वायर और रेक्टेंगल भी संतुष्ट करते हैं। ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, जैसे समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो साइड है सी डी के पैरेलल है, साइड बी सी जो है मेरे प्यारे भाई वो साइड ए डी के पैरेलल है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो मेरे दोस्तों, ये दोनों साइड बराबर है, स्मॉल है स्मॉल है, ये बराबर है स्मॉल बी स्मॉल बी। मैंने ये भी बताया पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है, हमने आपको ये भी बताया है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ स्टूडेंट, मैं अगर आपसे कहूं कि माना ये वाला एंगल थीटा है, माना ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? जल्दी से जवाब दो, ये मैंने आपको बताया है। मैं आपसे कहता हूं कि माना ये वाला जो एंगल है थीटा है, तो ये कोण कितने का होगा? 180 माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। मेरे प्यारे भाई बोलो हाँ कि ना। ठीक है भाई, अगर दो लाइन समांतर हैं मेरे प्यारे भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा है, ये दोनों लाइन समांतर हैं, तो ये भी थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये कितना बचा? 180 डिग्री माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा? यही मैं कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसके दो डायगोनल बनते, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं डायगोनल एसी को मिला देता हूं डायगोनल एसी को, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। मैंने डायगोनल एसी की लंबाई को मान लिया कि डायगोनल एसी की जो लंबाई है वो D1 है, डायगोनल एसी की जो लंबाई है वो D1 है। तो आप मुझे बताओ, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसके सामने डायगोनल D1 है। तो प्यारे बच्चे बताइएगा, इस डायगोनल D1 की लंबाई क्या होगी? कोसाइन रूल से, कोसाइन रूल से D1 की लंबाई निकाल सकते। तो D1 स्क्वायर क्या आएगा? D1 स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोसाइन रूल आपने पढ़ा है। ये इस एंगल के सामने की साइड D1 मैंने मान लिया, ये डायगोनल D1 है, ये साइड ए है, ये बी है। D1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये आएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ये कोसाइन रूल है, जिसने ना पढ़ा हो कोसाइन रूल एक बार कॉपी पलट के देखो, नोट्स में मिल जाएगा। इस त्रिभुज एबीसी को देखो, ट्राइंगल एबीसी को देखो, ये जो एंगल है ये ऑब्टूस एंगल है, अधिक कोण। अधिक कोण के सामने वाला ट्राइंगल है, ये वाला डायगोनल है D1। तो D1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये एंगल है डायगोनल D1 के सामने 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। आप ये बात जानते हैं प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री में आप, त्रिकोणमिति में आप पढ़ोगे कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो यहां जो cos 180 डिग्री माइनस थीटा है, जो cos 180 डिग्री माइनस थीटा है, माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस cos थीटा हो गया ये। अगर cos 180 डिग्री माइनस थीटा की जगह माइनस cos थीटा रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos थीटा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों, ये जो डायगोनल D1 है,
ये ऑब्टूस एंगल, ये वाला कोण अधिक कोण है, अधिक कोण के सामने है ये वाला डायगोनल D1। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आगे मेरी बात को सुनेगा गौर से। भाई मैंने क्या माना था, ये वाला एंगल मैंने माना था थीटा। ये जो एंगल थीटा है एक्यूट एंगल है, न्यून कोण। ये वाला जो कोण है 90 डिग्री से छोटा है। अब इसके सामने मेरे प्यारे भाई ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है मेरे दोस्तों, इसको मैंने मिला दिया। ये डायगोनल है D2। इस एक्यूट एंगल, इस न्यून कोण के सामने मेरे प्यारे बच्चों ये दूसरा डायगोनल है यहां पर D2। ये जो डायगोनल है, जो विकर्ण है D2। अब आप मुझे बताओ इस डायगोनल की लंबाई क्या होगी। इस त्रिभुज को देखो गौर से, इस त्रिभुज DAB को देखो गौर से, इस त्रिभुज DAB को देखो गौर से। ये वाला एंगल मेरे प्यारे भी थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है प्यारे बच्चों, जवाब दो। इस त्रिभुज DAB को गौर से देखो, त्रिभुज DAB को, ये साइड A है, ये साइड B है, बीच का एंगल थीटा है, थीटा के सामने डायगोनल D2 है। तो दो टाइप के डायगोनल हैं, एक डायगोनल न्यून कोण के सामने है, एक डायगोनल अधिक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने है। तो इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ADB को, ये देखो त्रिभुज ABD को, ये वाला त्रिभुज देखो ABD, थीटा के सामने वाला डायगोनल D2 है। पाइथा वो लगाएंगे कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल से मेरे प्यारे में D2 की लंबाई क्या आ जाएगी, D2 स्क्वायर क्या होगा, तो कोसाइन रूल से D2 का स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और बीच के एंगल का कॉस माइनस 2B, बीच के एंगल का कॉस कॉस थीटा। ये डायगोनल D1 की, ये डायगोनल D2 की वैल्यू आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अगर बच्चों आप यहां पे गौर से देखो तो देखते ही आप बता सकते हैं कि डायगोनल D1 के स्क्वायर में यहां प्लस आ रहा है और डायगोनल D2 के स्क्वायर में मेरे दोस्तों यहां बीच में माइनस आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि डायगोनल D1 और डायगोनल D2 दोनों की लंबाई अलग अलग है। ये मैंने कल बताया था ना कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं। यहां मेरे दोस्तों प्लस आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, माइनस आ रहा है। तो ये D1 और D2 दोनों की लंबाई अलग अलग है। क्योंकि यहां प्लस है या माइनस है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डायगोनल D1 की जो लंबाई है D2 से ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों समांतर चतुर्भुज में दो टाइप के डायगोनल बनते हैं। एक होता है न्यून कोण के सामने, थीटा न्यून कोण है, अधिक कोण है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के सामने जो डायगोनल D2 है वो छोटा होता है। ऑब्टूस एंगल, ये अधिक कोण के सामने जो डायगोनल है वो बड़ा होता है। कैसे होगा आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया। समझ में है? पाइथागोरस नहीं लगेगी बेटा, यहां पे 90 डिग्री का कोण नहीं है, कोसाइन रूल लगेगा, कोसाइन रूल। समझ में आया? तो डायगोनल D1 और डायगोनल D2 दोनों की लंबाई अलग अलग होती है। यस सर नो? आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन बन गई। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो बताओ जोड़ने पर क्या आएगा प्यारे भाई? तो ये हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या आएगा बच्चे? ये 2AB cos थीटा है, माइनस का 2B cos थीटा कट जाएगा, प्लस 2B cos थीटा माइनस 2B cos थीटा कट जाएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का हो जाएगा दुगुना, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आएगा मेरे दोस्तों। तो एक कंसेप्ट बन गया। ये कंसेप्ट है जो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की भुजाएं और उसके डायगोनल्स के बीच रिलेशन बताता है। ठीक है, सब बच्चे इस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में उतार लेंगे। अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भैया आप कुछ नहीं हो सकता, अब आप सीधा फॉर्मूला याद कर लें। मैंने इस कंसेप्ट से आपको सारी चीजें समझा दी कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं, विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती। एक्यूट एंगल के सामने जो डायगोनल होगा वो छोटा होगा, ऑब्टूस एंगल के सामने जो डायगोनल होगा वो बड़ा होगा। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस माइनस वाली चीज कट जाएगी, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सर ये न्यून कोण कैसे हुआ प्लीज बताएं। बेटा न्यून कोण होता है वो एंगल जो 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में होते हैं। 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। मैंने यहां पे चित्र इसलिए ऐसा बनाया कि ये वाला एंगल एक्यूट है, ये एक्यूट है तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली ऑब्टूस हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो 90 डिग्री से बड़ा होगा। चित्र इस तरीके से बनाया है मैंने।
ओके, ठीक है कपिल। एक्यूट एंगल न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा है ये थीटा। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ए बी हैं और इसके डायगोनल d1 d2 हैं तो क्या रिलेशन है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें आपको कोई दो वैल्यू देगा, इसमें आपको कोई तीन वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। आपको सवाल आता है, प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है बच्चे। आपको इसमें से कोई तीन वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, याद होना चाहिए। ये थ्योरम 9th क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं, 9वीं कक्षा में भी, ठीक है ना। बट 9वीं कक्षा में इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता है। अगर एक बात सोचो, अगर हमारे देश के सभी स्कूलों में 9वीं क्लास में ये सब चीजें डिटेल में और जैसे हम पढ़ाते हैं उसी तरीके से पढ़ाई जाने लगे तो किसी बच्चे को कोचिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी नहीं। बच्चा पहले से इतना तैयार होगा। कोचिंग की जरूरत पड़ेगी भी तो केवल रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। आज बच्चे को कोचिंग की जरूरत पड़ती है कंसेप्ट सीखने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए, फॉर्मूला समझने के लिए। कितनी गलत बात है ये। 9वीं क्लास की सारी ज्योमेट्री है, एज इट इज आपको दोबारा पढ़नी है। अगर 9th क्लास में भी अगर बच्चे को रटा के, फॉर्मूला ना रटा के, अगर एक एक बात को ऐसे खोल के पढ़ाया होता तो आज उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। वो हमारे पास आता केवल सवाल की प्रैक्टिस के लिए। समझ में आया। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में ही गड़बड़ है। गड़बड़ दोनों तरफ से, मां बाप की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी। सर स्कूल वाले टीचर बस कॉपी बनवाने आते थे। अच्छा हाँ, मैं तो खैर यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं तो मैं तो खुद ही पढ़ लेता था 2 महीने की छुट्टी में सब। समझ में आई बात। तो d1 स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे चलें भाई, क्या हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दिल्ली पुलिस में आया था इस कंसेप्ट से सवाल, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट। ये हो गया डायगोनल और साइड में रिलेशन हो गया। अगला कंसेप्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो बच्चों, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के दो तरीके हैं। अब आपको फॉर्मूला तो याद होगा मेरे दोस्तों, अगर आपने रटा होगा बचपन में। मैं आज आपको समझाऊंगा भी कि कहां से आती हैं भाई। कारण समझना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट बेसिक बातों का कारण समझना तो जरूरी है, तभी वो याद रहती हैं। बेवजह कि आप बिना सेंस के किसी चीज को रटोगे तो ज्यादा समय तक याद थोड़ी ना रहेगी, भूल जाओगे। जैसे ABCD पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज। इसमें आमने सामने की भुजाएं ये दोनों जो है वो समांतर हैं, पैरेलल हैं। ठीक है। अब बच्चों अगर ये साइड स्मॉल a है तो ये भी स्मॉल a है, ये साइड स्मॉल b है बच्चों, ये भी स्मॉल b है। आपको समांतर चतुर्भुज का कोई एक एंगल दिया है। सपोज आपको ये वाला कोण दिया है थीटा, ये वाला कोण दिया है। आपको ये भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई भी कोण दिया है थीटा, ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये वाला कोण भी थीटा ही होगा, कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आपको पैरेललोग्राम की भुजाएं दी हैं और भुजाओं के बीच का कोण दिया है। बच्चों कल ही मैंने आपको समझाया था कि पैरेललोग्राम का अगर हम डायगोनल यानी कि विकर्ण खींचते हैं तो एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वही इस ट्रायंगल का एरिया होगा। इन दोनों ही ट्रायंगल का एरिया मेरे दोस्तों बराबर होगा। बोलो हां, आप बोलो कि हां जी सर। आपको समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी है, उनके बीच का कोण ये थीटा दिया है मेरे प्यारे भाइयों। तो अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है बच्चे, अगर हमें यहां पर
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है कि मैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल के डबल कर दूं। भाई मैं ट्राइंगल एबीडी का एरिया निकाल लेता हूं, मैं ट्राइंगल एबीडी का एरिया निकाल लेता हूं और उसका डबल कर दूंगा। त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल निकालो और उसका दुगना कर दो, आ जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। कंसेप्ट क्लियर है? त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसका दुगना कर दीजिए, आ जाएगा एरिया। ठीक है, अब आप बताओ, हमने आपको ये पढ़ाया है बच्चे, क्या पढ़ाया हमने आपको? हमने आपको स्टूडेंट ये पढ़ाया है यस कह रहे हैं सर, मम्मी और पापा जी की क्या गलती है? मम्मी पापा जी की गलती यह है कि मम्मी और पापा जब बच्चा स्कूल से आता है तो वो कहते हैं कि काम कर लिया, मास्टर ने जो लिखने को दिया वो लिख लिया। ये नहीं कहते कि भाई जो क्लास में पढ़ाया है क्या वो समझा है। वो कहेंगे क्या जो क्लास में पढ़ा, स्कूल में जो पढ़ा वो याद कर लिया था ना, रट लिया था ना। तो याद करना, रटना, काम पूरा करना, ये सब ना पूछ के ये पूछना शुरू करना चाहिए पेरेंट्स को कि जो स्कूल में पढ़ाया गया है क्या वो समझ में आया है। समझना शब्द गायब है बस। ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं और बीच का कोण दिया तो ट्राइंगल का एरिया, वेरी गुड संस्कार भाई, ये साइड ए साइड बी है, बीच का एंगल थीटा, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 ए बी साइन थीटा, और ट्राइंगल के एरिया का मेरे दोस्तों क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो यहां से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया एरिया, ए बी साइन थीटा। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है साइड का प्रोडक्ट गुणा बीच के एंगल का साइन। पैरेललोग्राम का एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों साइड का प्रोडक्ट और बीच के एंगल का साइन, ए बी साइन थीटा। चाहे आप इस एंगल का साइन लो मेरे दोस्तों, चाहे आप इस एंगल का साइन लो, बात सेम ही रहेगा। आप कहोगे सर मैं ये वाले भी एंगल तो दिया जा सकता है, अगर ये थीटा है बच्चों तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है भाई, त्रिकोणमिति में नियम ये है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा त्रिकोणमिति में। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, चाहे आप इस कोण का साइन निकालो चाहे इस कोण का साइन निकालो, आना बराबर ही है। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है साइड का प्रोडक्ट और बीच के एंगल का साइन, ए बी साइन थीटा। समझ में आया? जी रोहित, आगे चलें? चलो, ये तो तब होगा, ये तो तब लगाएंगे हम कंसेप्ट जब आपको बीच का कोण दिया है। बच्चों अगर बीच का कोण नहीं दिया है तो पैरेललोग्राम का एरिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? सुनो, जैसे बच्चों हमने आपके सामने पैरेललोग्राम बनाया, ये इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हमने आपके सामने पैरेललोग्राम बनाया है, ये समांतर चतुर्भुज बनाया है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। आमने सामने की भुजाएं इसमें समांतर हैं, ठीक है। तो बच्चों ये साइड स्मॉल ए है तो ये साइड भी स्मॉल ए है, ये साइड स्मॉल बी है, ये साइड स्मॉल बी है। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है मेरे दोस्तों समांतर चतुर्भुज, इधर लिख दें, यहां लिख देते हैं, यहां ये लिखते हैं समांतर चतुर्भुज को। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मैंने कल ही बताया था कि ये लिखने का छोटा तरीका है। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है मेरे दोस्तों बेस गुणा हाइट, बेस गुणा हाइट। आप कहोगे सर व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। जैसे मैं यहां पे अलग से समझा देता हूं मेरे दोस्त, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, ये दोनों साइड स्मॉल है, और इनके बीच की जो दूरी है मेरे दोस्तों, इन दोनों पैरेलल साइड के जो बीच की दूरी है मेरे प्यारे भाई, ये है h1। इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो दूरी है मेरे दोस्तों h1 है, h1। बोलो हां, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, h1। भाई ये समांतर चतुर्भुज की भुजा ए है और उनके बीच की जो ये दूरी है, इन दोनों पैरेलल साइड के जो बीच की दूरी है वो h1 है।
ये समांतर पैरेललोग्राम की जो समांतर भुजाएं उनके बीच की जो दूरी है h1 है। अगर मुझे एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा? आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है एरिया को बाइसेक्ट करता है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है एरिया को समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एरिया को समद्विभाजित करता है। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के डबल कर दूं आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस ए है, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट h1 है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर ये आ गया। अगर मैं इसका दुगुना कर दूं तो मेरे दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ गया? a गुणा h1 आ गया कि नहीं आ गया? यही तो लिखा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई अगर सामने ये दोनों साइड समांतर हैं और इन दोनों पैरेलल साइड के जो बीच की दूरी है मेरे प्यारे भाई, इन दोनों पैरेलल साइड के जो बीच की दूरी है ये स्मॉल h1 है, ये h1 है मेरे दोस्तों। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा? a गुणा h1। बात क्लियर है? सभी को समझ में आया? a गुणा h1 क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया है। अब मैंने इस वाली भुजा को बेस माना, इन दोनों भुजाओं को बेस माना। ये भी तो हो सकता है कि ये वाला बेस मानो। ये दोनों पैरेललोग्राम की भुजाएं मैं इनको बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट क्या है? सामने वाले वर्टेक्स से हाइट हो जाएगी मेरे दोस्तों, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, ये सामने वाले वर्टेक्स से हाइट हो जाएगी h2। h2 हाइट का मतलब क्या है कि ये आपका पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है भाई? मैं अगर इस भुजा को बेस मानता हूं, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी साइड BC और साइड AD के बीच की दूरी क्या है? h2 है। यहां से लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री पर, और ये h2 है। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये भी एरिया हो जाएगा b गुणा h2। तो पैरेललोग्राम का एरिया है बेस गुणा हाइट, a गुणा h1 या b गुणा h2, a गुणा h1 या फिर b गुणा h2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई है। कहां से आया? मैंने आपको कारण भी समझाया है, ये मैंने आपको इधर से कोने में जाकर कारण भी समझा। अब इससे ज्यादा उम्मीद ना करो भाई आप, ठीक है ना? और एक ही बार बताई जाएंगी ये चीजें, ठीक है? तो पैरेललोग्राम का एरिया a इंटू h1 या b इंटू h2 कहीं से भी निकाल लो। ये साइड a है, इनके बीच की दूरी h1 है, गुणा कर दो एरिया आ जाएगा। इस साइड b है, इन दोनों के बीच की दूरी h2 है, एरिया b गुणा h2। यहां से अगर एक बात देखें तो कंसेप्ट निकल के आता है, b को हम इधर ले जाते हैं, a/b बराबर h2/h1, a/b बराबर h2/h1। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कंसेप्ट क्या निकला मेरे प्यारे भाई? क्या कंसेप्ट निकला कि साइड का जो रेशियो, ए बी क्या है? पैरेललोग्राम की साइड का जो रेशियो है वो हाइट के रेशियो का रिवर्स होता है। पैरेललोग्राम की भुजाओं का जो अनुपात है वो हाइट के रेशियो का रिवर्स यानी कि उल्टा होता है। साइड का जो रेशियो है मेरे दोस्तों वो हाइट के रेशियो का रिवर्स होता है। ये साइड ए है, ये साइड बी है। साइड ए पर हाइट h1 है, साइड बी पर हाइट h2 है, तो साइड का जो रेशियो है वो हाइट के रेशियो का उल्टा आ रहा है, a/b बराबर h2/h1। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल श्याम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ऊंचाई जानते हैं आप? जैसे त्रिभुज है, ये ट्राइंगल है, ये सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं। ट्राइंगल जिन दो समांतर रेखाओं के बीच बनता है उनके बीच की दूरी को हम ये हाइट बोलते हैं, ये ट्राइंगल की हाइट कहलाती है। हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है। कई बार मैं बता चुका हूं आपको। कपिल कह रहे हैं सर मुझे मम्मी पापा ने भूखे रखकर मुझे पढ़ाया है लेकिन मेरी जॉब नहीं लग रही है। कपिल जी कितने टाइम से प्रयास कर रहे हैं आप जॉब के लिए? कपिल कह रहे हैं सर हाइट को कोने से ही लेते नहीं, ऐसा जरूर नहीं। अरे हाइट का क्या मतलब है? हाइट का मतलब है पैरेलल लाइन के बीच की दूरी। वो तो जैसे आपके सामने, यार कैसी बात कर रहे हैं आप? ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों साइड पैरेलल है, हाइट क्या होगी? इन दोनों के बीच की दूरी है भाई। ये हाइट है h1, अरे ये भी तो हाइट है h2, ये भी तो हाइट है h1, ये भी तो हाइट है h1। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो सेम ही होती है ना। दो समांतर रेखाएं तब कहलाते जो उनके बीच की दूरी हर जगह सेम रहे, पैरेलल के बीच की दूरी हर जगह सेम रहे। ये सब सेम है, बताइए।
ओके, अभी मैं बीच में से खींचता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए नहीं खींचा मैंने। मैं बच्चों की साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझता हूं। ठीक है, चलिए, कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया। दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए, ये वाला, तीन कंसेप्ट हमने आपको बताए। अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। चलिए, सवाल है आपके सामने तीसरा, करें, फटाफट करेंगे, चलो जल्दी से। बताएं, क्या आंसर है? बोला एक पैरेललोग्राम का बेस इसकी हाइट से दुगना है। दी एरिया 144 है, तो हाइट ज्ञात कीजिए। पैरेललोग्राम का आधार इसकी ऊंचाई से दुगना है, यानी कि ऊंचाई अगर h है तो पैरेललोग्राम का आधार 2h है। सवाल के अनुसार फिर पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? एरिया होगा बेस इंटू हाइट, इन दोनों की गुणा, वो कि आपसे हाइट ही पूछा है। ये हो जाएगा बच्चे 2h², जो कि सवाल में आपको कितना दिया? एरिया 144। 2 से 144 जाएगा 72 बार। 72 का अंडर रूट क्या है? 36 दूनी 72, 6√2। तो पैरेललोग्राम की हाइट आ जाएगी 6√2 सेंटीमीटर। ये आंसर है बी ऑप्शन। बहुत ही इजी, एक आसान सा सवाल था जी। अगला सवाल, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें साइड AB 15 है, AD 8 है, AB AD के बीच का एक्यूट एंगल थीटा है। तो वर्ग सेंटीमीटर में पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? करने वालों ने कर दिया मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन आंसर है। देखिए, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, पर मैं आपको समझा के बता देता हूं क्योंकि आप थोड़े कमजोर बालक हैं। ये ABCD पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है जिसमें साइड AB 15 है, AD 8 है। AB और AD के बीच का एक्यूट एंगल थीटा है। तो पैरेललोग्राम का एरिया मैंने अभी आपको पढ़ा है, AB साइन थीटा 15 गुणा 8 और ये साइन थीटा 120 साइन थीटा। सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 रुपए ऑस्कर आपके लिए। ठीक है, चलें अगला सवाल, सवाल नंबर 5 सीडीएस के पेपर का सवाल है।
बहुत ज्यादा सवाल इस तरीके के आ रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन और भी हैं। एलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री मिक्स है, बोला है एक पैरेललोग्राम जिसका आधार 2x² प्लस 5x प्लस 3 है, एरिया 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6 है, इसकी हाइट ज्ञात करें। यू नो दैट पैरेललोग्राम का एरिया क्या दिया, ये पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6, ये पैरेललोग्राम का एरिया है। और एरिया बराबर क्या होता है बेटे, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का आधार क्या है, पैरेललोग्राम का आधार है 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये पैरेललोग्राम का बेस है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू हाइट। पैरेललोग्राम की हाइट h आपको निकालनी है, जल्दी से करके बताओ फटाफट फटाफट। कौन करेगा? देखिए बेसिक क्या है कि आपको भाई इसको भाग देना, इसको नीचे आएगा भाग देना, भाग देने का पेशेंस हमारे अंदर है नहीं, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि 2x³ को 2x² से भाग देंगे तो x बार जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अदरवाइज अब ये प्रॉपर एलजेब्रा का सवाल बन गया, आप अपनी मर्जी से x का कोई भी मान रख लो जो आपको पसंद आए, आप अपनी मर्जी से x का कोई भी मान रख लो जो आपको पसंद आए। मैं जैसे यहां पर सपोज x की जगह क्या रख देता हूं, x की जगह 0 रख देता हूं मैंने। अगर मैं x की जगह 0 रख दूंगा मेरे दोस्तों तो कट जाएगा, आएगा -6 बराबर, x की जगह 0 रख दूंगा 3h, तो h की वैल्यू आ गई -2, 3 दूनी 6 -2। तो आंसर ऐसा हो ऑप्शन होना चाहिए जो x बराबर 0 पे -2, x 0 रखोगे ये 4 है, ये -4 है, ये -2 है, ये 2 है। तो मेरे दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन है जो x बराबर 0 पे -2 बन रहा है, बी ऑप्शन ही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ सर कर लेंगे, बताएं। अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल नंबर है 6, बनाओ फटाफट फटाफट बनाएं, जल्दी से करेंगे। जी एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो रख सकते हैं। चलिए जल्दी से करेंगे। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है
जहां AC और BD विकर्ण है, एंगल BAD 60, BAD 60 है। तो इस प्रकार से ले लेते हैं ABCD, ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे दोस्तों ये 60 डिग्री का है। ठीक है, एंगल ADB 90 है। ABCD पैरेललोग्राम है जहां ACBD विकर्ण है, 60 है, तो ये 90 तो हो ही नहीं सकता, गड़बड़ है सवाल ही। ADB 90, अच्छा हाँ हो सकता है। हाँ बताएं बच्चे, ये एंगल ADB ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, 90। तो BD स्क्वायर किसके बराबर होगा? आंसर AB की टर्म में। BD स्क्वायर किसके बराबर होगा? आंसर AB की टर्म में है। ये तो निहायत ही घटिया सवाल है, क्यों पूछा गया था ये पेपर में? ये 90 है, 60 है, कितने डिग्री का आ जाएगा? 30 डिग्री का। 30 60 90 बन गया। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है। ये बन गया मेरे प्यारे भाई BD स्क्वायर। तो BD और AB में रिलेशन बताना है, तो आप बताओ रेशियो निकालो, BD स्क्वायर बटे AB स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? BD कितना है? √3 का स्क्वायर 3, AB कितना है? 2 का स्क्वायर 4, तो BD स्क्वायर आ जाएगा 3/4 AB स्क्वायर। BD स्क्वायर आ गया 3/4 AB स्क्वायर, बात समाप्त। ठीक है ना, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 7 के वो गायब है क्वेश्चन, एक सेकेंड। बताओ जी, ये पूरा सवाल है CDS के पेपर का, ठीक है ना, इसलिए ले रहा हूं कि आपको थ्योरेटिकल सवाल की आदत होनी चाहिए। हाल ही में कुछ ऐसे पेपर हुए हैं जिनमें थ्योरेटिकल सवाल आए हैं। देविंदर जी 30 60 90 पढ़ के आना, बेसिक से बताने का मतलब नहीं है, बेसिक पढ़ के आओ घर से। 30 60 90 ट्रायंगल नहीं आता आपको? करिए। चलो ध्यान से सवाल सुनेंगे मेरे प्यारे भाई, ये स्टेटमेंट और ये इस पर क्वेश्चन है। ए लाइन थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ पैरेललोग्राम ABCD meets DC in P and BC produce in Q. If P is the midpoint of DC, which of the following is correct? तो दोस्तों आपके पास ये पैरेललोग्राम है ABCD, ये पैरेललोग्राम ऐसे बना लीजिए ABCD। आगे क्या बोला है? ABCD के शीर्ष से एक रेखा DC को पॉइंट P पर और आगे बढ़ाने पर BC को पॉइंट Q में मिलती है। यदि PDC का मिड पॉइंट है, P जो है मेरे दोस्तों, ये जो पॉइंट P है ये DC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। पॉइंट P जो है वो DC का मिड पॉइंट है। ठीक है, सवाल में बोला है कि एक पैरेललोग्राम के शीर्ष से एक रेखा खींची जाती है जो DC को पॉइंट P पर मिलती है। आपको इस सवाल में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, केवल आपको यह बताना है। ठीक है ना, तो मैं यहां से हटा दे रहा हूं, मुझे जगह चाहिए चित्र बनाने के लिए। शायद DC का मिड पॉइंट P है, एक पैरेललोग्राम के अंदर शीर्ष से एक लाइन DC को पॉइंट P पर और आगे बढ़ाए हुए BC को पॉइंट Q पर मिलती है। तो एक लाइन खींची गई है मेरे दोस्तों, एक लाइन खींची गई है जो पॉइंट A से DC को पॉइंट P पर मिलती है और आगे बढ़ाने पर साइड BC को पॉइंट Q पर मिलती है। ये लाइन आगे बढ़ाने पर इस तरीके से साइड BC को पॉइंट Q पर मिलती है। ठीक है ना, ऐसा सवाल में बोला गया है। P जो है वो DC का मिड पॉइंट है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट,
ट्राइंगल पीडीए का एरिया ट्राइंगल पीसीक्यू के एरिया के बराबर है। पीडीए का एरिया और पीसीक्यू का एरिया बराबर है। क्या इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है? बताओ जल्दी से। पी मिड पॉइंट है, हाँ जी बिल्कुल सही। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम। कहोगे कैसे? भाई ये एंगल इसके बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं ही। अब देखो यहां थीटा के सामने पी मिड पॉइंट है, पीसी, यहां थीटा के सामने पीडी बराबर हो गया, ये दोनों लेंथ बराबर हो गई, तो सिमिलर ट्राइंगल के साथ साथ यहां करस्पॉन्डिंग लेंथ भी सेम है, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। इसका एरिया भी 1 है, इसका एरिया भी 1 है। इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट, ट्राइंगल क्यू ए बी का एरिया ट्राइंगल पीसी क्यू के दुगने के बराबर है। क्यू ए बी, ये बच्चा बच्चों क्यू ए बी का जो एरिया है वो बोला है पी सी क्यू का दुगना है। क्यू ए बी का जो एरिया है वो पी सी क्यू का दुगना है। क्या बात सही है? क्या ये बात सही है? देखो जिस बच्चे को सिमिलरिटी नहीं आती, वो सिमिलरिटी भूल गया है, तो उसके बस की सवाल करना नहीं है। ये जो ट्राइंगल क्यू ए बी है, इसका एरिया ट्राइंगल पी सी क्यू के एरिया का दुगना है? कतई दुगना नहीं है, 4 गुना है। कैसे? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से सुनेगा, गौर से सुनेगा मेरे दोस्तों। मैंने आपको पढ़ाया है मिड पॉइंट थ्योरम, पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम, आपने पढ़ी है कि अगर एक त्रिभुज है, अगर किसी त्रिभुज की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, तो यहां पर दो ट्राइंगल बनते हैं छोटे बड़े। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 1:4 होता है। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 1:4 पढ़ाया है। ये एरिया 1 है, पूरे का एरिया 4 होगा, नीचे का एरिया बचेगा 3। मिड पॉइंट थ्योरम में बताया। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो मेरे दोस्तों ये समांतर चतुर्भुज होंगे, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है, आमने सामने एक साइड पैरेलल होंगी। आप जानते हैं मेरे दोस्तों जो P है वो साइड CD का मिड पॉइंट है। P जो है साइड CD का मिड पॉइंट है, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये साइड AB का आधा है। ये जो लेंथ है PC जो है वो साइड AB का आधा है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। इसका मतलब साइड CD जो है साइड AB के बराबर है, साइड CD जो है साइड AB के बराबर है। P मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो PC हुआ साइड AB का आधा हो गया। तो ये जो लाइन है PC ये AB के पैरेलल है। ये लाइन जो है PC AB का आधा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से छोटा वाला ट्राइंगल PCQ और बड़ा वाला ट्राइंगल ABQ, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर 1:4 होना चाहिए। यानी कि बड़े ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल QAB का एरिया ट्राइंगल QPC के एरिया का 4 गुना होना चाहिए, ना कि दुगना। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, तो केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, समझ में आया सर? बट सी मिड पॉइंट कैसे होगा श्याम? सी मिड पॉइंट कैसे होगा? सी तो मिड पॉइंट है नहीं, मैंने कब बोला? पी मिड पॉइंट है, पी साइड डीसी का मिड पॉइंट है। सवाल बोल रहा है ये पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, सवाल में बोला गया, सवाल पढ़िए। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सिमिलरिटी पर बेस्ड था, स्टेटमेंट चेक करना है। ठीक है सर, ए क्यू बी में पीसी मिड पॉइंट होगा, हाँ बिल्कुल। ए क्यू बी में पी जो है वो साइड ए क्यू का मिड पॉइंट होगा और सी जो है वो बी क्यू का मिड पॉइंट होगा, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरिटी पढ़िए, सिमिलरिटी में मिड पॉइंट थ्योरम मैंने पढ़ाया है, उसी से सवाल सॉल्व हुआ है। अब मैं मिड पॉइंट थ्योरम दोबारा तो पढ़ाने बैठूंगा नहीं आपको। अगला सवाल, सवाल नंबर है 9 आपके सामने, करके बताएं जल्दी से फटाफट। सर पैरेललोग्राम से क्वेश्चन ज्यादा आते क्या? नहीं, पैरेललोग्राम से क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते हैं। बोला पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी भुजा 14.3 है और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 4.4 है। पैरेललोग्राम की छोटी भुजा 5.2 है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 5.2 है। छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने, बिल्कुल बेसिक सवाल, बहुत ही आसान सवाल। बच्चों
हमने आपको सिखाया कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस गुणा हाइट। जैसे आपके पास ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, ये बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा आपको दी है 14.3 और आपको छोटी भुजा ये बी निकालनी है, छोटी भुजा आपको निकालनी है। तो क्या ऐसे निकालेंगे, एरिया को बराबर कर दो। पैरेललोग्राम की बड़ी भुजा 14.3 है और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 4.4 है। तो बताओ पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, 14.3 गुणा 4.4, ये पैरेललोग्राम का एरिया होगा। इक्वल टू किसके बराबर आएगा मेरे प्यारे भाई, पैरेललोग्राम की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 5.2 है, छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। मैंने मान ली कि छोटी भुजा बी है और छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 5.2 है मेरे दोस्तों। इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर एरिया को बराबर कर देंगे हम, यहां से 13 से जाएगा 11 बार, 13 से जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 से 4.4 जाएगा 1.1 बार, तो बी आ गया 11 गुणा 11 121 12.1। तो पैरेललोग्राम की छोटी भुजाओं की जो लंबाई है 12.1 सेंटीमीटर आ गई और डी ऑप्शन इसका आंसर है। 4 गुना कैसे किया, अरे घोंचुओ, मैंने बोला ना कैसे किया कैसे किया, चिल्लाना बंद करो, भाड़ में गए तुम, जाके मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ो। सर वो थ्योरम में तो दोनों मिड पॉइंट होते हैं ना, तभी रेशियो 1:4 होता है। अरे श्याम भाई, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये जो लाइन होती है तीसरी साइड के पैरेलल होती है, लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी और तीसरी साइड का आधा होगी। छोटे बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 होगा, एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर 1:4 होगा। ये सिखाया है। यहां पर चित्र के अनुसार ये जो लेंथ है पीसी, ये ए बी का आधा है। ये जो लेंथ है पीसी ए बी के समांतर है, ए बी जो है पीसी के समांतर है, ये पीसी जो है ए बी का आधा है। ये तभी संभव हो सकता है जब पी और सी मिड पॉइंट हो ए क्यू के और बी क्यू के। आप बताओ किसी त्रिभुज में ये वाली लाइन जो है समांतर भी है और लंबाई में आधा भी है, ये एक्स है तो x/2, तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है पीसी मिड पॉइंट से जाती है, पी जो है ए क्यू का मिड पॉइंट होगा, सी जो है बी क्यू का मिड पॉइंट हो गया। ऑटोमेटिकली नहीं हो गया, एक बार ढंग से जाके मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लोगे तो प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। जब कोई चीज भूल गए हो, 2 मिनट वाली चीज है नहीं कि मैं आपको 1 मिनट में समझा के वो हो जाऊं, समय लगेगा, तो जाके पढ़ लो एक बार दोबारा से। एरिया निकालना है तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये चलिए सवाल समझ में, आसान सा सवाल था ये। हद होती है, पूरी सिमिलरिटी का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। अगला सवाल, पैरेललोग्राम का एरिया 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आसन्न भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:8 है। पैरेललोग्राम की जो लगातार कॉन्जिक्यूटिव साइड होती है, साइड का रेशियो 5:8 है। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताएं। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने अभी समझाया कि पैरेललोग्राम में साइड का जो रेशियो होता है वो हाइट के रेशियो का रिवर्स होता है। तनु प्लीज स्टॉप द लेक्चर, वॉच मिड पॉइंट थ्योरम अगेन, यहां नहीं समझाया जा सकता, बात खत्म, ठीक है। आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा जाके पढ़ लीजिए दोबारा से। पैरेललोग्राम का एरिया 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोला पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड का रेशियो 5:8 है। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 30 है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए इस चीज की कोई जरूरत है ही नहीं, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक समांतर पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, उसकी साइड्स का, उसकी भुजाओं का अनुपात 5:8 है। साइड का जो रेशियो है 5:8 है। तो पैरेललोग्राम के ऊपर मेरे दोस्तों जो हाइट होंगी
है ना, जो हाइट होंगी, जो डिस्टेंस होंगी पैरेलल साइड के बीच में, हाइट का रेशियो उल्टा होना चाहिए 8:5। अगर साइड का रेशियो 5:8 है तो हाइट का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले समझाया है मैंने आपको, अभी थोड़ी देर पहले समझाया नोट्स टटोलो कि साइड का जो अनुपात है हाइट के रेशियो का रिवर्स होता है। अब देखो ये वाली बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा। बोला बड़ी भुजाओं के बीच, ये बड़ी भुजा के करस्पॉन्डिंग हाइट है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ये बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा है छोटी भुजा है, तो और ये बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा के करस्पॉन्डिंग हाइट है। 5 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है 6 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 6 गुना होगी 48 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एकदम आसान सा सवाल, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आगे चलेंगे। 18.75 कैसे हो सकता है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 11 बनाएं, 11 नंबर सवाल। ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां AB 20 है, BC 34 है, AC 42 है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये बनाओ। ये पैरेललोग्राम है बच्चों ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। सवाल में बोला गया है कि AB 20 है, AB 20 है, BC 34 है और AC 42 है। AC ये जो है ये 42 है, डायगोनल AC 42 है। आपसे पूछा पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सवाल सर गलत है, अधूरा है, लेकिन सवाल एकदम ठीक है। सवाल बनाने वाले ने इस लॉजिक का सहारा लिया कि एक पैरेललोग्राम है, AB 20 है, BC 34 और विकर्ण AC दिया 42। हमने आपको सिखाया है कि एक ही सवाल कराऊंगा ऐसा, जब हम पैरेललोग्राम का डायगोनल खींचते तो दो ट्राइंगल बनते, इन दोनों ही ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, मुझे इस त्रिभुज की ABC की तीनों भुजाएं पता हैं, त्रिभुज ABC की तीनों ही भुजाएं पता हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं इस त्रिभुज ABC का एरिया निकाल लूं और एरिया निकाल के डबल कर दूं, आ जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया? बोलो हां। आप बोलोगे हां जी सर आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का एरिया निकालना है, साइड है 20, 34 और 42, तो एरिया निकाल सकते हो हेरोन्स फॉर्मूला लगा के। हेरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल के बताओ जल्दी से, हेरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल के बताओ। अगर किसी त्रिभुज की भुजा 20, 34 और 42 है तो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C फॉर्मूला होता है, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, 2 से गुणा कर देंगे, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। जल्दी से निकाल के बताइए आप हरमन। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 20, 34 और 42 हैं तो क्या आप उसका एरिया निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से? आंसर बताने लग गए, जितनी बात मैं पूछ रहा हूं पहले आप वो बताओ। देखो दोस्त, मैंने आपसे बोले हैं दो स्पेशल त्रिभुज हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, पेपर में बार बार आते, 13, 14, 15। 13, 14, 15 याद है किसी को बताया था मैंने? 10, 17, 21, 10, 17, 21 ये दो त्रिभुज है। 13, 14, 15 तो बहुत ही फेमस है क्योंकि इसकी तीनों लगातार भुजाएं 13, 14, 15, 10, 17, 21 दोनों त्रिभुज बहुत फेमस हैं। सीधा याद रखा करो, इनका एरिया 84 होता है 84, इनका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 84। 13, 14, 15 और 10, 17, 21 दोनों का एरिया 84 होता है 84।
यहां पर ये जो त्रिभुज दिया है रेशियो लोगे ना 10 17 21 का दुगुना है, 10 17 21 का दुगुना है। आप बताओ, मुझे बात पता है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 10 17 और 21 है, भुजाएं 10 17 और 21 है, तो उसका एरिया 84 होता है। यहां भुजाओं को मैंने डबल कर दिया, डबल 10 का दुगुना 20, 17 का दुगुना 34, 21 का दुगुना 42। भुजाओं को अगर मैंने डबल कर दिया तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। भुजा सेंटीमीटर में होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो 84 का 4 गुना, 84 का 4 गुना आ जाएगा भाई 336। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया जो है वो 336 आ जाएगा। त्रिभुज एबीसी का एरिया 336। ठीक है बच्चे, त्रिभुज एबीसी का एरिया आ गया 336। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? पूरे पैरेललोग्राम का एरिया इसका भी डबल हो जाएगा। 336 का दुगना 672। आंसर है ए ऑप्शन। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड चीजें याद रखने का फायदा होता है आपकी कैलकुलेशन में। आगे चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट बनाएं। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ बच्चों, फटाफट। आया ए ऑप्शन। सर एडजेसेंट साइड क्या है जी? देखिए पैरेललोग्राम की जैसे समांतर चतुर्भुज है तो एडजेसेंट साइड का मतलब है लगातार। जैसे ये साइड ए है, ये बी है, तो जो लगातार भुजाएं हैं हम इनको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये सवाल हल्का सा ट्रिकी है। बोला है किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड 15 24 है, उनके बीच का कोण 120 है, छोटे विकर्ण की लंबाई बताओ। तो जैसे बच्चों ये हो गया पैरेललोग्राम, इसकी दो संलग्न भुजाएं, ये 15 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, इनके बीच का कोण है ये वाला एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री। आपसे पूछा छोटे विकर्ण, पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे, दोनों की लंबाई अलग अलग होगी, एक बड़ा एक छोटा। अब ये
ऑब्टूस एंगल अधिक कोण है, इसके सामने का जो डायगोनल होगा ये बड़ा विकर्ण होगा। यही सवाल में लॉजिक है कि सवाल में आपसे पूछा है छोटा विकर्ण, तो छोटा जो डायगोनल होगा मेरे प्यारे भाई वो ये वाला होगा, ये वाला है ना। अगर 120 डिग्री का एंगल है तो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। पैरेललोग्राम में तो लगातार एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये वाला जो डायगोनल है मेरे प्यारे भाई, ये जो डायगोनल है डी, ये आपका छोटा डायगोनल होगा जो न्यून कोण के सामने होगा, एक्यूट एंगल के सामने, ये निकालना था। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट नहीं बोला, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि भाई ये वाला एक्यूट एंगल 60 डिग्री है, इसके सामने जो डायगोनल बनेगा डी ये छोटा होगा। अब ये 15 है तो ये भी 15 होगा, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है, ये साइड 15 है बच्चों, ये 24 है, 60 डिग्री है मेरे प्यारे भाई। सामने की भुजा ये आपको डायगोनल बताना है, दो साइड दी हैं, बीच का एंगल दिया है, तो कैसे निकालेंगे तीसरी भुजा, कोसाइन रूल के इस्तेमाल से। सिखाया मैंने कोसाइन रूल का इस्तेमाल आपको, दो साइड दी हैं, बीच का एंगल दिया, तो कैसे निकालेंगे, कोसाइन रूल से मेरे प्यारे भाई। तो यहां से डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इस साइड 15 24 है, 15 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 15 गुणा 24 और बीच के एंगल का कॉस, कॉस 60 डिग्री। बताइए बच्चों क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 24 का स्क्वायर 576 कॉस 60 डिग्री, 1/2 से 2 कट जाएगा, 15 गुणा 24 360। अब 576 में 360 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 216। 225 में 216 जोड़ेंगे 441, तो डी स्क्वायर आ गया 441। 441 का अंडर रूट क्या आ गया बेटे, 21 आ गया, 21। तो 21 ही सवाल का आंसर है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। 60 डिग्री कैसे बेटा, ये बताया तो था पैरेललोग्राम में, अगर ये थीटा है 180 डिग्री माइनस थीटा है, थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, कल ही तो समझाया था। दो लगातार कोणों का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। कितनी बार आपको ये बात बताएं, भूल गए अपना, कल ही तो समझाया था। कर लोगे, आसान सवाल हैं सारे ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक टाइप का मैं आपको एक एक सवाल करवा रहा हूं जिससे आपको तकलीफ ना आए। आगे चलेंगे, सवाल नंबर होगा जी आपके सामने यहां पर 13, बताएं। ज्यादा सवाल नहीं है इस शीट में, तीनों चतुर्भुज को मिला के 72 क्वेश्चन है, तीनों ही को मिला के। सवाल नंबर आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों 13 करके बताओ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। बताओ, इफ ए रेक्टेंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड पेरीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज रेस्पेक्टिवली। बोला एक ही आधार पर बने किसी आयत और समांतर चतुर्भुज का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक ही बेस पर एक आयत बना है, एक समांतर चतुर्भुज बना है, दोनों अलग अलग चीजें बनी एक ही बेस पर, उनका मेरे प्यारे भी पेरीमीटर सेम है। व्हाट सेम है, पेरीमीटर, परिमाप, चारों ओर की माप सेम है। उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत बेसिक सवाल है मेरे प्यारे भाई। सोचो, खुद सोचो, दो तरीके हैं सोचने के सवाल को। जैसे मेरे प्यारे भाई ये एक आयत है, जैसे बच्चों ये एक आयत है, ये आयत बना है मेरे दोस्तों इस बेस ए बी सी डी पर, आयत ए बी सी डी बना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बोलो, आप बोलोगे हाँ सर आयत ए बी सी डी। अब इसकी ये भुजा स्मॉल ए है, ये भुजा स्मॉल बी है। अब इसी बेस पर, समान बेस पर, एक ही आधार पर अब एक पैरेललोग्राम बना है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर सेम होने का क्या मतलब हुआ, पेरीमीटर सेम होने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों
पेरीमीटर सेम है, इसका मतलब चारों भुजाओं का योग समान है। तो बताओ पैरेललोग्राम कैसे बनेगा? पैरेललोग्राम कैसे बनेगा मेरे प्यार भाई? पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा कि नहीं? आप कहोगे सर कुछ बच्चों के मन में डाउट ये आएगा, कुछ बच्चों के मन में सर ये डाउट आएगा कि सर आपने पेरीमीटर सेम होना चाहिए, चारों भुजाओं का योग समान हो, आपने सर आयत तो ऐसे बनाया, आपने सर पैरेललोग्राम ऐसे क्यों नहीं बनाया? अब बताओ, दोनों का बेस तो सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो ये दोनों भुजाएं भी तो सेम होनी चाहिए। क्या ये दोनों भुजाएं सेम होंगी? क्या ये दोनों भुजाएं सेम हो पाएंगी? कभी नहीं, ये 90 डिग्री है भाई, इससे तो बड़ा ही हो जाएगा ये। अगर मैं इसको यहां पूरा ऊपर तक बना देता हूं तो ये बी है, तो ये कभी भी बी नहीं होगा, ये हमेशा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस बड़ा ही होगा। अगर ये बी है मेरे दोस्तों, अगर आयत की चौड़ाई बी है तो ये वाली लेंथ बी होगी, ये वाली लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, बात समझे ना? अगर आपने इस तरीके से पूरा बना दिया, ये इस तरीके से आपने पैरेललोग्राम बना दे तो ये बी है, तो ये तो बी से बड़ा हो जाएगा ना, फिर पेरीमीटर सेम कैसे रहेगा? पेरीमीटर सेम ही नहीं रहेगा, तो थोड़ा छोटा, थोड़ा नीचे ही रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। लॉजिकली सोचे, लॉजिकली सोचना है मेरे दोस्तों, ये लॉजिकली सोचना है। आयत के अंदर बनेगा। आपसे पूछा इनके एरिया का रेशियो, तो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया और आयत के एरिया, आयत का एरिया, इन दोनों के एरिया का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, आयत का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, पैरेललोग्राम का एरिया भी मेरे दोस्तों बेस गुणा पैरेललोग्राम का बेस ए है। अब देखो मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा, ये पैरेललोग्राम की हाइट आ जाएगी, ये पैरेललोग्राम की हाइट आ जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी है एच, ये पैरेललोग्राम की हाइट आ जाएगी एच। हाइट तो बी से छोटा ही आएगा ना, ये पैरेललोग्राम की हाइट तो बी से छोटी हो जाएगी ना। पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो तो बी से छोटी हो जाएगी ना। तो मेरे दोस्तों ये आ गया, ए से ए कट जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये लेंथ है बी और ये लेंथ है एच, पैरेललोग्राम की हाइट। तो जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या को ये छोटी संख्या से भाग देंगे तो ये जो वैल्यू है हमेशा एक से बड़ी आएगी। तो इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, ग्रेटर देन 1। सी ऑप्शन है ग्रेटर देन 1 है। रेक्टेंगल आपको अलग लेना है, पैरेललोग्राम आपको अलग लेना है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल था। एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम है, दोनों एक ही बेस पर बने, दोनों का बेस सेम है, ये ए, परिमाप सेम है, परिमाप भाई बेस तो बराबर हो गया, आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी। अब साइड को बराबर करना है, आयत की चौड़ाई बी है तो ये बी लेना पड़ेगा। अगर मैं पूरा ऊपर तक बना दूंगा तो बी से बड़ा हो जाएगा भाई, इसलिए अंदर ही रहना पड़ेगा, आयत के अंदर। अब आयत का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, पैरेललोग्राम का एरिया बेस गुणा हाइट, बेस से है, ये हाइट हो जाएगी पैरेललोग्राम की। चूंकि आयत की चौड़ाई बड़ी है, पैरेललोग्राम की हाइट छोटी है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। कोमल, ये लेंथ बड़ी है यहां से यहां तक की, ये छोटी है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो एक से बड़ा उत्तर आता है कि नहीं आता? कंसीडर नहीं किया, ये निकाला है। ये एरिया इसका और ये एरिया मेरे दोस्तों रेक्टेंगल का, ये एरिया पैरेललोग्राम का। समझ में आई बात? आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 14, बनाओ 14 नंबर सवाल, जल्दी से करेंगे। ये सवाल 2019 के मेंस के पेपर में आया था, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है।
ए ऑप्शन। समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 और 10 है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल बताओ। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी समझाया था कि डायगोनल्स के स्क्वायर का जो सम होता है पैरेललोग्राम में, वो साइड के स्क्वायर के सम का दुगना होता है। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइड पैरेललोग्राम की भुजाएं 3 और 10 है। यही आपसे पूछा था डायरेक्ट। 100 और 9 109 दूनी 218 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर अगला, जो कि 15 नंबर है। बताएं। बोला है एक पैरेललोग्राम के डायगोनल 22 और 16 हैं। एक भुजा की लंबाई 17 है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताओ। पैरेललोग्राम की मेरे दोस्तों, जैसे आपके पास ये पैरेललोग्राम है अभी, इसकी एक भुजा मुझे पता चल गई है 17। जब तक दूसरी भुजा नहीं पता चलेगी सवाल नहीं सॉल्व होगा। पैरेललोग्राम के दोनों विकर्ण डायगोनल दिए। एक डायगोनल मेरे दोस्तों आपका 22 है। पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 22 और 16 हैं। एक भुजा 17 है। दूसरी भुजा कैसे निकालेंगे, अभी कंसेप्ट समझाया मैंने कि डायगोनल के स्क्वायर का सम 22 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर बराबर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक भुजा 17 है, दूसरी भुजा बी है। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द कंसेप्ट। आप बोलोगे हां जी सर। 22 का स्क्वायर 484 प्लस 16 का स्क्वायर 256। जब मैं इनको जोड़ूंगा क्या आएगा, 400 200 600 और 700। 8 5 13 और 10 740 आ जाएगा। 740 को 2 से भाग देंगे 370। 370 बराबर 17 का स्क्वायर 289 प्लस बी स्क्वायर। यहां से बच्चे बी स्क्वायर क्या आएगा, 370 में से 289 घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 81। बी स्क्वायर 81 आ गया तो बी आ जाएगा आपका 9। यानी कि हमने निकाल लिया सॉल्व करके कि पैरेललोग्राम की दूसरी भुजा 9 सेंटीमीटर है। कल इतना भी सवाल में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये भी सवाल पेपर में आया हुआ ही है। लेकिन यहां पूछा परिमाप। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। ये 17 है तो ये भी 17 होगी। ये भुजा 9 है तो ये भी 9 होगा। परिमाप क्या होगा, जोड़ देंगे। 17 प्लस 9 26 का दुगुना। ये परिमाप आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है। 17 प्लस 9 26 का दुगुना 52। बोले बच्चों बात क्लियर है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है और आजकल ऐसे ही सवाल आते हैं। एडवांस मैथ में, ज्योमेट्री में टाइम था जिसमें बहुत टफ टफ सवाल आते थे। आजकल सवाल बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड। केवल आप फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। ठीक है। चलिए, बस आपको फॉर्मूले इतने ज्यादा और सारे हैं कि बच्चे वो ही नहीं कर पाते याद। अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर है 16 आपके सामने। एक और सवाल ऐसा ही। ये सवाल है सीडीएस के लेवल का। देखो ये सवाल है एसएससी के एग्जाम्स के। इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको वैल्यू रखनी है। सेम टाइप पे सीडीएस का सवाल है, लेकिन इसमें आपको लॉजिक भी लगाना है, कॉमन सेंस भी लगाना है। करके बताओ। बोला है एक पैरेललोग्राम में इसका एक एक्यूट एंगल 60 डिग्री है। इसके विकर्णों के वर्गों का योग, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। डायगोनल के स्क्वायर का जो रेशियो है, डायगोनल की लंबाई का जो, लंबाई के स्क्वायर का विकर्णों की लंबाई के वर्गों का योग 21:13 है। यदि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर यानी कि परिमाप 40 है तो आपसे पूछा है इसकी एडजेसेंट साइड का डिफरेंस क्या है। संलग्न भुजाओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। आपके सामने सवाल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। जैसे लॉजिकली सुनेगा मेरे प्यारे भाइयों। ये एक पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से आमने सामने की साइड पैरेलल हैं और लंबाई में बराबर है। आप बोलोगे सर टन टना टन टन है मामला यहां तक। तो भाई ये साइड स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है। ये साइड स्मॉल बी है, ये भी स्मॉल बी है। ठीक। आप बोलोगे हाँ सर। एक एक्यूट एंगल मेरे दोस्तों 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है मेरे दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री।
60 डिग्री है मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बोला डायगोनल के स्क्वायर का सम 21:13 है। डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो, सॉरी 21:13 है, डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो 21:13 है। अब देखिए मेरे दोस्तों, पहले बड़ा डायगोनल होगा फिर छोटा डायगोनल होगा, यानी कि क्या है बच्चों, ये D1 स्क्वायर बटे D2 स्क्वायर आपको दिया है ना, डायगोनल के स्क्वायर का रेशियो। अब मेरे दोस्तों D1 स्क्वायर क्या होगा, कौन सा डायगोनल बड़ा होगा, ये ऑब्टूस एंगल के सामने ये वाला जो डायगोनल है, अधिक कोण के सामने ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल बड़ा होगा अधिक कोण के सामने। आप बताओ D1 स्क्वायर क्या आएगा, कोसाइन रूल से D1 स्क्वायर आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, और बीच के एंगल का कॉस 120 डिग्री आएगा, बीच के एंगल का कॉस 120 डिग्री बटे, ये आपका छोटा डायगोनल है। छोटा डायगोनल मेरे दोस्तों, छोटा डायगोनल क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोसाइन रूल से साइड ए है ये बी है, 60 डिग्री के सामने छोटा डायगोनल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना, बड़े डायगोनल छोटे डायगोनल के लंबाई के स्क्वायर का रेशियो 21:13 है। हम जानते हैं कि कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, ध्यान रखिएगा बेटे, कॉस 120 डिग्री होता है माइनस 1/2। जब ये कॉस 120 डिग्री माइनस 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस AB, ये प्लस का AB हो जाएगा जब आप कॉस 120 डिग्री की वैल्यू रखोगे। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये AB हो जाएगा बेटे, ये AB हो जाएगा, AB। ये आ गया मेरे दोस्तों यहां से 21/13 बराबर आ गया 21/13। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB बराबर 21/13। यहां से आप कंपेंडो डिविडेंडो, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया, चाहे तो बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप कंपेंडो डिविडेंडो लगा लो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों, इच्छा आपकी है। साल में जो दिया हुआ वो दिया हुआ कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर 40 है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं का योग, 2A प्लस 2B ये आपका 40 है, 2A प्लस 2B 40 है, तो यहां से A प्लस B क्या आएगा, एडजेसेंट साइड का योग क्या आएगा, 20 आ गया, यानी कि इन दोनों भुजाओं का जो योग है A प्लस B 20 सेंटीमीटर है। चलिए ये आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स क्या आएगा, दोनों रास्ते चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे प्यारे भाई, चाहे आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB है, बराबर 21/13। तो अगर मैं यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से AB का रेशियो, हमने आपको पढ़ाया है कि यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई A/B है, तो x से y का रेशियो क्या आएगा, 21 प्लस 13 अपॉन 21 माइनस 13, 21 प्लस 13 अपॉन 21 माइनस 13। आप बोलोगे हाँ जी सर, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 34/8, 17/4, 21 प्लस 13 34, 21 माइनस 13 8, 34/8 आ गया 17/4, तो ये आ गया 17/4। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी ये चीज निकाल सकते हैं। समझ में आया, बड़े डायगोनल में प्लस तो हो गया ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे AB बराबर 17/4 आ गया। आप कहोगे सर क्या होता जा रहा है, समझ तो कुछ आया नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अगर आप ए स्क्वायर को AB से भाग दोगे तो ये हो जाएगा A/B प्लस बी स्क्वायर को AB से भाग दोगे, बी स्क्वायर को AB से भाग दोगे, ये हो जाएगा B/A बराबर राइट साइड में है 17/4, 17/4, यही बोला है। ए स्क्वायर को AB से भाग देंगे A/B, बी स्क्वायर को AB से भाग देंगे, B से B कट जाएगा, B/A बराबर 17/4। ये क्वेश्चन में आ गया। अब ये सवाल यहां से एलजबरा का बन गया, एलजबरा का। वाई एलजबरा बनिंग क्वेश्चन में आप देखो कि अगर ये A/B अगर ये x है तो उसका उल्टा है 1/x, अगर A/B x है तो इसका उल्टा 1/x, x प्लस 1/x, राइट साइड में 17/4, 17/4 को भी ऐसे लिख सकते हैं आप 4 प्लस 1/4, 4 चौक 16, 17/4। तो कंपेयर करोगे, तो यहां से कंपेयर करोगे तो A/B का जो रेशियो है 4 आ गया, कंपेयर करने पे A से जो B का रेशियो है वो 4 आ गया, 4 तुलना करने पर।
यानी कि ए से बी का जो रेशियो है वो 4 आ गया। 4 को ऐसे लिख सकते 4/1। ए से बी का रेशियो आ गया। ए प्लस बी क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर बोला गया है। तो ए प्लस बी क्या आएगा भाई, ए का मान अगर 4 यूनिट है तो बी का मान 1 यूनिट है, तो ए प्लस बी हो गया जी 5। 5 की वैल्यू सवाल में 20 सेंटीमीटर है, 4 गुना। आपसे एडजेसेंट साइड के बीच का डिफरेंस, इस ए और बी का डिफरेंस पूछा है। ए और बी का डिफरेंस है 4 और 1 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 12 सेंटीमीटर। 5 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, 4 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 4 गुना है 12 सेंटीमीटर। और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 12। बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया गया है इसमें। मजा आया? टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, समय लगेगा बस इसको करने में। प्री में तो नहीं आएगा, मेंस का सवाल है। ठीक है, बेहतरीन सवाल। आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। इसके आगे बच्चों हम कल करेंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाय। ज्योमेट्री में टोटल 15 सीट है, 13 सीट हो चुकी हैं, 2 सीट और बाकी हैं। राज आज